All right. Hi, everyone. Good morning. Yeah, hi, Somil. Hi, Anushri. Good morning, Agam. Good morning, Samad. Hi, Jihan. Hi, Tanmay. All right. Good morning, everyone. कितने पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं? 160 अराउंड. अरे कम है, लोग सो रहे हैं अभी भी. हाँ, मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड चला जाएगा तो फोर्स नोट हटा दूंगा सो दैट यू गाइस कैन स्पीक अप. स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है. बोलो प्रकाश. Sir, I have a doubt. Sir, according to the quantum mechanical model of atom, electron around the nucleus is present in electron wave. So, how does a photon interact with an electron? See, that is this interaction. अब अगर हम पार्टिकल नेचर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, राइट, Yes, तो पार्टिकल नेचर के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं दैट इलेक्ट्रॉन है और फोटोन पार्टिकल है एंड फोटोन आया एंड उसका वो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो इट केम एंड दैट एनर्जी गॉट अब्सॉर्ब्ड एंड एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन गॉट एक्साइटेड. ठीक है, yes, sir. उसका हायर एनर्जी हो गया. वेव फॉर्म में देखोगे आप तो उसको वेव इंटरेक्शन के फॉर्म में कैसे डील करा जाता है, कैसे बोला जाता है दैट फोटोन है एंड इलेक्ट्रॉन है. अब लाइक फोटोन एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड इफ देयर एनर्जी लेवल्स आर सच दैट then they are able to, the photon is able to excite the electron into the next higher energy level in which it can be present in a stable manner. जैसे मैंने वो डी ब्रॉगलीज वाला आपको एक एग्जांपल दिखाया था ना कि n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में है, 2 ऑर्बिट में है, 3 ऑर्बिट में है, तो अकॉर्डिंगली लाइक किस तरीके से the wave can be complete. So if it is of the appropriate energy or the appropriate sorry, just give me a moment. मेरी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी क्या? Yes, sir. हाँ हाँ, just give me one moment. Actually, I think अभी नहीं रहेगा प्रॉब्लम. हाँ, अभी ठीक है, अभी आ रही है. Yes, sir. राइट, सो एज आई वाज सेइंग दैट अगर हम वेव पर्सपेक्टिव से देखेंगे, राइट, सो लेट्स से किसी लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वेव प्रेजेंट है एंड अब फोटोन आया एंड दैट वेव इंटरेक्शन was exactly say required to increase the energy of this electron wave such that it can now exist in a stable manner in the next higher orbit. तो वो फोटोन अब्सॉर्ब होगा, अदरवाइज इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, देन द फोटोन जस्ट पासेस थ्रू. Okay, sir. Thank you, sir. ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू, हाँ हम लोग डाउट्स अभी बाद में लेंगे. लेट मी फर्स्ट बिगिन विद द डिस्कशन एट हैंड. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इफ आई टेक अ क्विक रिकैप, क्वांटम नंबर्स का डिस्कशन कर लिया था एंड बेस्ड ऑन दीज मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही बताए थे ऑफ हाउ क्वांटम नंबर्स आर डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्बिटल्स एज वेल एज हेल्पिंग अस गिव names or assign nomenclature to these orbitals. Right now थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. Right? जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था हम लोग रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे थे, तो अब हम लोग ऑर्बिटल्स की एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाहेंगे and we will not be able to do the actual calculations but get the relative order. So how would that work? अब वो आप नोटिस करना. इसमें यहाँ पर as you can see I have drawn two columns. There is a single electron system का column and there is a multi electron system का column because there is a difference, that a fundamental difference between the two types of system. Right? पहला वाला system कैसा है? इसमें the only interaction that happens is between the nucleus and the electron. And that is what governs the energy associated with electron in different orbitals, right, or different corresponding wave functions. वैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन, there are interactions between electron and electron as well, so that influences the energy or energy calculations. As a result
हम लोग जो relative order of energy देखेंगे single electron system का versus multi electron system का, वो different रहेगा. Now, of course, as I said, that because we aren't going to go in the derivation part, so we should not be, trying to right now understand कि ये difference आया कैसे. ठीक है? It is more about, trying to understand that how the relative order is. ठीक है? So अब notice करना, एक एक करके चलते हैं दोनों में. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आप नोटिस करना, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ओनली ऑन n. ठीक है? दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. Whereas in multi-electron system, the energy of orbitals, it would depend on n as well as l. Okay. Just give me one moment, guys. हाँ सॉरी, वो म्यूट पे चला गया था. सो एज आई वाज सेइंग, यहाँ पर आप नोटिस करो, for the single electron system, it depends only on the principal quantum number, and on the multi-electron system, it will depend upon the principal quantum number as well as the azimuthal quantum number. Okay, both play a role in terms of how the relative order of energy of orbitals would be. Now, if I look at the single electron system, the simple logic that goes here is, as n increases, relative order of energy of orbital increases. ठीक है? One s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, like these were the orbitals that we had talked about. Now, if I look at the n value on the only the principal quantum number, right? So 1s ka energy will be lesser than 2s ka energy. 2s and 2p have the same principal quantum number, right? So their energy levels will be equal. Then the third shell, ठीक है? अब आपको धीरे धीरे वो एनर्जी शेल जो मैंने टर्म यूज करा था इन द प्रीवियस लेक्चर फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो भी आपको समझ में आएगा. दैट दिस इज द थर्ड एनर्जी शेल. 3s, 3p, 3d, they all correspond to the third energy shell, and इनका एनर्जी लेवल सेकेंड शेल से ज्यादा रहेगा बट फोर्थ शेल से कम रहेगा. ठीक है? सो दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है? नाउ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में राइट हैंड साइड पे आप फोकस करना. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल रहता है, it is governed by, as I said, n and l values. So a rule which got described to compare the relative order of energy of orbitals is called as n plus l rule. Now, how does this n plus l rule work? यहाँ पे आप notice करना. The n plus l rule works in the following way, that greater the value of n plus l of an orbital, greater will be its energy. And अगर दो ऑर्बिटल का सेम n plus l वैल्यू है, right, then the orbital with a greater n will have a greater energy. Now let's look at it by applying it over the orbitals of, say, any multi-electron atom. So if I do a calculation of n plus l values of each of these orbitals that we have understood, so 1s के लिए n का वैल्यू 1 रहेगा, right, and s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना रहता है? 0.
So you get n plus l value as 1. Similarly for 2s orbital, 2p orbital, आप सब orbital के लिए n value and l value लिखो and उनका sum calculate करो, right? So as you can see, we are proceeding from left to right in an increasing order of n plus l values. ठीक है, अब जैसे ये केस आया, यहाँ पर 2p और 3s में हम लोग देख रहे हैं n plus l वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की 3 आ रही है, तो हमारे लिए क्या पॉइंट काम आएगा, that greater the value of n, greater will be the value of energy, right? So 3s का एनर्जी 2p से ज्यादा रहेगा. ठीक है, हम लोग 3p और 4s में कंपेयर कर रहे हैं, राइट? सेम लॉजिक लग रहा है. ठीक है, यहाँ पर जरूर आप नोटिस करना, दिस इज समथिंग जैसे होता है दिमाग में, जब हम लोग 3s के बाद में 3p और 3p के बाद में हम लोग 3d लिखना चाहते हैं, राइट? But if I do the calculation of n plus l value of 3d, it comes out to be 5. Whereas for 4s orbital, it comes out to be 4. That means 4s का energy will be lesser as compared to 3d. So when we will be looking at the energy level of these orbitals in multi-electron system, we will use this n plus l rule. ठीक है, and ये आगे भी होता रहेगा, मतलब like if I keep on extending this exercise, then in the same way you will have to do the n plus l calculation and compare. ठीक है, although if we were to actually do that or extend this comparison for a larger number of orbitals, then we generally don't go in this manner. ठीक है, ऐसे लेफ्ट टू राइट नहीं जाते हैं. ये लेफ्ट टू राइट जाने का जो तरीका होता है ये काफी कम्बरसम होता है, इसमें मतलब काफी एफर्ट लगता है. Rather than this, we, or in fact there is a off-bow method of counting that got developed, which helps us easily determine that what would be the relative order of energy of orbitals in multi-electron system. तो वो off-bow counting method क्या होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा. That's a way in which we will easily be able to write the relative order of energy of orbitals. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया. इस पर मैं एक दो क्विक क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए आर यू एबल टू सी द डिफरेंस बिटवीन द single electron system and the multi-electron system and how relative order of energy of orbitals is understood in them? ठीक है, हाँ बोलो आर्यवीर. हाँ सर मुझे दो डाउट था सर. ये पता है कौन सा किससे बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये कैसे पता चलेगा? नहीं तो वो तो हो गया ना, एनर्जी कैलकुलेशन की बात हो गई. जैसे अच्छा हाँ सर, वो तो हो जाएगा. ठीक है, एनर्जी कैलकुलेशन में नहीं जा पाएंगे. ओके सर. और सर ये ऐसा होता क्यों है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस ऐसा? ये यहाँ पर मैंने बताया ना, दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में द इंटरेक्शन इज ओनली बिटवीन द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस. हाँ सर. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है सर. दैट आल्सो प्लेज अ रोल एंड दैट कॉजेस द change in the way in which relative order of energy of orbitals is. सर तो फिर ऐसा मतलब जितने भी डी और एफ वाले होंगे वो अपने आगे वाले एस से तो बड़े हो जाएंगे ना फिर? हाँ, नहीं जो काउंटिंग करनी पड़ेगी वो हमें इस n plus l रूल से ही करनी पड़ेगी. अच्छा तो सर वैसे 4d और 4f दोनों भी 5s से तो बड़े हो जाएंगे एनर्जी में? हाँ, अगर हम उनका n plus l वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और वो 5s के n plus l से ज्यादा आ रहा है तो यस. ओके सर, ठीक. बोलो तौसीफ. नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. सर अभी आई है, बोलो. सर ये जो क्वांटम नंबर है, हाँ शेप, ये तो शेप डिसाइड करता था ना ऑर्बिटल का. तो वो शेप की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस भी डेवलप होंगे ना. दैट इज वेयर इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओके सर, ठीक है. प्लेड दैट रोल. हाँ सर, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में
और भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे तो उनके बीच ये फोर्स डेवलप होता हाँ, बोलो सौरभ। सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए सर आपने 2s और 2p का एनर्जी लेवल सेम लिखा, सर वो कैसे हुआ? और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वो अलग कैसे हुआ? Because यहाँ पर the energy level depends on n, that is the principal quantum number. 2s 2p का n का वैल्यू सेम है। हाँ सर वो कैसे हुआ? मैंने बताया थोड़ा कि डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो मैंने बताया है कि आपको ये रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ध्यान में रखना है, हम लोग इसके डेरिवेशन में नहीं गए ना। बोलो हितेशी। So how exactly does n plus l correspond to energy levels in the multi-electron system? Like n, we can understand it's the energy shell. What does angular momentum have to do with energy? The L value isn't just something which relates to angular momentum. The L value also relates to the shape of these orbitals. And the shape of these orbitals play a role in the interaction between electrons if they are filled in these multi-electron system. And that is where it becomes important to account for that. And when understood, ठीक है, जिन्होंने calculation करी of energy of orbitals in multi-electron system, they found that it is not just n but L value also plays a role. And then they kind of simplified it for our understanding that you can understand the relative order of energy in form of n plus L rule. ठीक है, बोलो आद्या। अभी मैंने फोर्स म्यूट हटा दिया है, आप बोल सकते हो। ऑलराइट, चलो ठीक है, देन एक आध क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्विकली। और So I have a doubt. हाँ, मैं रिमूव कर देता हूँ आंसर, आप बोलते जाओ। So my doubt is, why does the n plus n rule, like why is it so? Why does it depend on? So that is what I said. See, if you are looking at trying to answer the exact reason or how it got derived, so that is where I said that we are not going to be able to go into that depth. Okay. The only help that I can give you is simply in terms of trying to understand that in a multi-electron system there is an interaction between nucleus as well as between electrons also, and that electron ka interaction is something that influences the energy levels. So I did not understand the difference between 3p and 3d. As in 3p is like the calculation of n plus L value. Yes sir. 3p orbital का n value कितना है? 3, right? हाँ, And p का value of L, right? ये हम लोगों ने last class में पढ़ा था that if you look at L, the azimuthal quantum number, right? 0 corresponds to S, 1 corresponds to P, 2 corresponds to D, 3 corresponds to F. इस तरीके से पढ़ा था। yes sir. So 3p के लिए कितना हो गया? n का वैल्यू 3 और L का वैल्यू 1। Yes, okay sir, got it. ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो आपका क्विक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। Sir, हाँ, sir, the shape of the orbital determines the nature of forces between only electron and electron, or even nucleus and electron also. between electron and nucleus also, no? It does play a role. Okay. Sir, in the question it is single correct or multi correct? नहीं, सिंगल करेक्ट ही है। हाँ, ठीक है, काफी लोगों ने करा है। अब द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर। लाइक किस तरीके से करना है, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया, आपको n प्लस एल वैल्यू कंपेयर करना है। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यू रिमेंबर दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द n प्लस एल वैल्यू। सो आप हर एक
ऑर्बिटल का या सबशेल जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपको सबशेल वर्ड भी समझ में आने लगेगा दैट व्हाई सबशेल वर्ड इज बीइंग यूज्ड। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट 6p, इट इज अ सबशेल क्योंकि इसमें 6px, 6py and 6pz, right, all of them will have the same n plus l value, right, same n same l value, so they are going to have equal energy, ठीक है। मैं थोड़ी देर में आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगा, that's why we called it as subshell, ठीक है। एक डायग्राम की हेल्प से आपको और क्लियर होगा। सो यहाँ पर इफ यू लुक एट द कैलकुलेशन यू विल अंडरस्टैंड दैट 6s का n plus l सबसे कम है, तो 6s का एनर्जी लेवल सबसे कम हो गया, ठीक है। एंड वही देख के आप बाकी सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बट इफ यू वांट टू बी मोर conceptually clear, then you do the calculation for all the others as well. And इसमें when we are seeing the n plus l of other orbital, it's all coming out to be the same 7. तो हम लोग अब कैसे जज करते हैं? then n वैल्यू से, जिसका n का वैल्यू ज्यादा रहेगा उसका एनर्जी लेवल ज्यादा रहेगा, which makes A option as the correct answer, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नोटिस करना, मैं थोड़ा सा और डिटेल्ड तरीके से आपको एनर्जी लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो रिलेटिव ऑर्डर है वो एक बार दिखा देता हूँ। दिस डायग्राम हेल्प्स इन अ बिट मोर क्लैरिटी, ठीक है। तो दिस इज मोर इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफिकल और यू कैन से अ मोर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो आप यहाँ पे नोटिस करो, ऑन यहाँ पर मैंने ऐसे एनर्जी का स्केल बनाया हुआ है, ठीक है। दिस इज लाइक एनर्जी स्केल, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे अभी इन द फर्स्ट कॉलम वी हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वी हैव 1s 2s 2p 3s 3p 3d। नाउ इनका एक रिलेटिव ऑर्डर मैंने ऊपर तो आप लोगों के साथ डिस्कस करा ही था, ठीक है, इस तरीके से कि 1s देन you have 2s equal to 2p and then 3s equal to 3p equal to 3d, इस तरीके से। बट उसको अब मैं थोड़ा यहाँ पर इलाबोरेट डिटेल्ड मैनर में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ दैट 1s का ऑर्डर, 1s का एनर्जी कम है, ठीक है, 2s और 2p का बराबर है। एंड विद इन 2p जो 2px 2py 2pz है, राइट, दे आर गोइंग टू हैव द सेम एनर्जी लेवल। वैसे ही 3s सबशेल 3p सबशेल या 3d सबशेल हम लोग वर्ड बोल देते हैं, राइट। एंड उसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? विद इन 3p सबशेल 3px 3py 3pz दे हैव द सेम एनर्जी लेवल। विद इन 3d सबशेल ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी लेवल, ठीक है। अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाता हूँ, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसा था? हम लोगों को n plus l रूल यूज करना था, राइट। So by using n plus l rule, we had come up with this order, right? 1s 2s 2p इस तरीके से ऑर्डर हमने लिखा था। उसको अब मैं थोड़ा और डिटेल्ड मैनर में आपके सामने इलाबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम रिप्रेजेंटिंग ईच ऑर्बिटल बाय अ बॉक्स। तो ये कैसा दिखेगा? 1s का एनर्जी कम है, ठीक है, 2s का एनर्जी उससे ज्यादा है, बट 2p का उससे भी ज्यादा है। Now within 2p 2px 2py 2pz are going to have the same energy level. Why? Because they have the same n as well as l value, right? Then comes 3s, ठीक है, ऐसे ही 3p एंड देन अभी 3p और 3d में हमने देखा था कि 4s का एनर्जी लेवल इज लेसर देन 3d, तो यहाँ पर मैंने उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये एक थोड़ा डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन है आपके लिए ऑफ हाउ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आर, ठीक है। ओके, नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग कपल ऑफ टर्म्स। उन टर्म्स को आप ध्यान से समझना एंड दे गेट और दे बिकम पार्ट ऑफ क्वेश्चंस। किस तरीके से, मैं एक एग्जांपल भी आपको करके बताऊंगा। सो लेट्स लुक एट दिस टर्म कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स।
Now this term means orbitals having the same energy. जैसे for example, if I ask you in hydrogen atom, 3s and 3p orbitals, are they degenerate? Yes. Right. So if you look at hydrogen atom is a single electron system. So single electron system में आप ये relative order of energy of orbitals देख रहे हो, तो you are seeing that yes, 3s and 3p are at the same energy level. That means they are degenerate. ठीक है. If I ask you a question in helium atom, is 3s and 3p degenerate? Your answer will be no. No. Right? Why? Because in helium कैसा हो गया? Helium Multi-electrons. correct. So multi-electron system में अब आप energy levels देख रहे हो, तो you can see that 3s and 3p are of different energy levels, right? So they are not degenerate. ठीक है. Sir, if they had asked helium plus, then it would be degenerate. हाँ, अगर helium plus बोलते तो yes, then that would have been 3s and 3p would have been degenerate. ठीक है. In fact, अगर मैं मान लो helium atom में पूछता, helium atom में मैं rather than 3s 3p मैं पूछता is 3px and 3py degenerate? Yes. Yes. तो आपका आंसर yes, because 3px and 3py will have the same energy level even in the multi-electron system. ठीक है. Okay. So एक और term notice करना है यहाँ पर. Another term which comes handy is degeneracy of an energy level. ठीक है. तो ये जो हम लोग diagrammatic representation यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें you can see that we have represented energy levels. जैसे मैं let's say hydrogen के बारे में बात करूं, ठीक है. तो this is one energy level, ठीक है, in which electron can be present. Then there is another discrete energy level, this one, जिसके correspondingly 2s, 2px, 2py, 2pz orbitals हैं. This is another energy level, discrete energy level in which the electron can be present. This is another energy level, a discrete energy level in which the electron can be present, right? So there is this term called as degeneracy of an energy level. It means number of electrons having that energy level. How many orbitals correspond to that energy level? So let's say if I ask you, okay, this question, what is the degeneracy of first excited state of hydrogen atom? 4. ठीक है. सो आप इस चीज का पहले सेंस बनाने की कोशिश करोगे. आप सबसे पहले देखोगे हाइड्रोजन एटम यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात करी जा रही है. फिर उसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी के बारे में पूछा जा रहा है. नाउ दिस रिमाइंड्स यू ऑफ अ नोमेनक्लेचर, ठीक है, in which we used to talk about that the lowest energy level is the ground state. ठीक है. Then the next higher energy level is called as the first excited state, right? And then the next higher energy level is called as the second excited state, right? So if I ask you in this question, what is the degeneracy of the first excited state? So you will say that this first excited state energy level corresponds to 4 orbitals, 2s and 2p के 3, right? So total कितने हो गए? 4 correspond to this energy level. So the degeneracy of the first excited state is 4. ठीक है. If I ask you this question, that what is the degeneracy of the second excited state? 9. Right? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, दैट मैं वापस से हाइड्रोजन एटम के ऊपर फोकस कर रहा हूँ. एंड हाइड्रोजन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट? सो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमको ये एनर्जी लेवल दिख रहे हैं इनके. दिस इज द ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, दिस इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट. सेकंड एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग कितने ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं? सो वी कैन सी 9, right? So your answer becomes that the degeneracy of the second excited state of hydrogen atom is 9. ठीक है.
Yes, sir. ऑलराइट, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला। एंड इसका आंसर बताने की कोशिश करो। 3. चैट पे बताओ, चैट पे बेटर रहेगा। Most of the students are giving correct answer. Good. But some students अभी भी नहीं, गलत आंसर दे रहे हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे नोटिस करो दैट ये पहला स्टेटमेंट तो हमने अभी ऊपर समझ लिया, दैट degeneracy of the second excited state, ठीक है, for hydrogen atom which is a single electron system that came out to be 9, ठीक है। बट अब इस क्वेश्चन में आप नोटिस करना, यहाँ पर ये H माइनस के लिए पूछा है, ठीक है, इट इज नॉट हाइड्रोजन एटम, ये H माइनस आयन के बारे में। तो H माइनस आयन कैसा हो गया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया ना। तो अब इसमें आई विल हैव टू फोकस ऑन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1s 2s 2p, इस तरीके से एनर्जी लेवल्स रहेंगे इसमें, राइट। नाउ इफ आई लुक एट द लोएस्ट एनर्जी लेवल व्हिच इज दिस ग्राउंड स्टेट, ठीक है, तो next higher energy level will be this first excited state, that is 2s. Then the next higher energy level will be the second excited state. And उसके correspondingly कितने orbitals आपको दिख रहे हैं? Just 3, 2px, 2py and 2pz, है ना, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया है। So the correct answer would be 3. Sir, why not 3s also? 3s का एनर्जी इसके ऊपर है ना, 3s का एनर्जी लेवल इसके ऊपर रहेगा, it will not be at the same energy level as 2p. So I think that would be the third excited. Sorry? So will that be the third excited state? हाँ, that Okay. higher energy level, the next excited state. So, sir, do we need to remember like 1s, 2s, and 2px, 2py, 2pz to a certain limit when it comes to multi-electron system, or there's a general formula like single electron system के लिए n squared है? So नहीं, आपको इसमें एक फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ पर एनर्जी लेवल डिस्क्राइब कर सकते हो, दैट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, यू हैव दिस relative order of energy of orbitals, so correspondingly you can come up with what would be the first excited state or second excited state and so on so forth, ठीक है। अभी मैं ऑफ बाउंस काउंटिंग भी बता दूंगा आपको, तो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर लेट मी like take some space and talk about off bounds counting, so it helps you do that calculation in a much faster manner, ठीक है। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था, जेई एडवांस 2015 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सो यहाँ पर लेट मी इंट्रोड्यूस, ठीक है, फॉर फास्टर calculation, or you can say for faster calculation of relative order of energy of orbitals. We have this Aufbau's method of counting,
कैसे वर्क करता है ये, ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस करना। हम correspondingly, like for a given principal quantum number, we will write the corresponding subshells, ठीक है। सो n equal to 1 के लिए 1s exist करता है, राइट? क्या 2s exist करता है? नहीं No. No, sir. सॉरी 2s नहीं, सॉरी 1p, I should say 1. नहीं No, No, sir. No, sir. है ना? ओके, n equal to 2 के लिए 2s exist 2s and 2p. 2s and 2p. 2p exist करता है, yes, यस सर। Yes, sir. 2d तो नहीं exist करता, नहीं करता। yes, No, sir. allowed नहीं है, नहीं कर ठीक है। समझ में आ रहा है रीजा आपको क्यों नहीं हाँ exist? सर, हाँ सर, क्योंकि 0, n equal to 2 के लिए allowed values of L can be 0 and 1, 0 and 1. हाँ सर, ठीक है। ओके, देन n equal to 3 के लिए SPD. 3s 3p 3p 3d. Yes, 3p3d. राइट, 3f नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 3f isn't going to be existing, it is not allowed, ठीक है। ऐसे ही n equal to 4 पे आ जाओ तो ये कैसा रहेगा? SPD. और spds 4s, 4p, 4d, 4. 5g ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा, सॉरी 4g 4G। 4G. 4g एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। देन ऐसे ही n equal to 5 के लिए चले जाओ, 5s spdfg 3dfg. 5spdfg. 5g 5G. 5h नहीं एग्जिस्ट no करेगा। इस तरीके से आप जाते जाओगे, ठीक है। 6s 6p 6d efg 6h 6i नहीं एग्जिस्ट करेगा, Yes. ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव ऑर्डर अब इसमें कैसे इजीली नोट कर पाएंगे वो आप देखना, ठीक है। सो फॉर अ गिवन शेल आपने ऐसे सब शेल्स लिखते गए एक एक करके। नाउ व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट ड्राइंग डायगोनल लाइंस फ्रॉम टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट, ठीक है। स्टार्टिंग है, ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा आइडिया लगेगा कि टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट हमने ये ड्रॉ करा, पहला लाइन, देन ये दूसरा लाइन, ठीक है, ये तीसरा, ठीक है। मैं टॉप से डाउन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ बट गिवन माय लिमिटेशन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ड्रॉ दैट प्रॉपर्ली, ठीक है, लेट मी इनफैक्ट थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेके ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है और जो ऑर्बिटल या जो सबशेल पहले कट हो रहा है उसमें उसका एनर्जी लेवल कम रहेगा, जो बाद में कट हो रहा है उसका एनर्जी लेवल ज्यादा रहेगा। सो 2s के बाद में 2p का एनर्जी लेवल आएगा, फिर 2p के बाद में 3s का एनर्जी लेवल आएगा, ठीक है। देन अब 3s के बाद में किसका नंबर आएगा? अब सेम ऐसे 3p and 4s 3p ड्रॉ करोगे, राइट। सो यू विल फाइंड 3p का लेवल आएगा, ठीक है। 3p के बाद में फिर 4s का लेवल आएगा, ठीक है। सर गड़बड़ हो गया ना? अच्छा सॉरी सॉरी समझ। फिर 4s के बाद में किसका आएगा? 3D 3p, 4p, फिर 5s, 5s. ठीक है। तो आपको क्या बार बार n plus l वैल्यू कैलकुलेट करने की जगह, ठीक है, यू गॉट अ बिट फास्टर मेथड टू कंप्यूट द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। 5s के बाद में अब आप नेक्स्ट जाओगे तो 4d 5p 6s ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको प्रोसीड करते जाना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज Hofbau's method of counting, which helps you to relatively in a faster manner determine the order of energy of orbitals. sir. हाँ, Sir, so we just need to write down whatever editor the question has given and whatever it asks,
and then we have to cross diagonal lines, and whichever numbers are crossed, if they come under the same energy level, right? whichever numbers are crossed as in मतलब जैसे 3p के अंदर जो है 3px 3py 3pz उनका एनर्जी नहीं सर, जैसे 3p और 4s क्रॉस हो चुका है, 3d 4p 5s क्रॉस हो चुका है, तो ये सर एक यूनिट में आता है। नहीं जैसे जैसे हम लोग लाइंस ड्रॉ करते जा रहे हैं, the one which gets cut first will be of a lower energy level, the one which gets cut later will be of a higher energy level. ओके सर, 1s पहले कट हो गया, इसका एनर्जी लेवल लोअर है, फिर 2s उसके बाद आया तो 2s का एनर्जी लेवल ज्यादा है एज कंपेयर टू 1s, फिर 2s के बाद में 2p का नंबर आया, ठीक है, तो 2p का एनर्जी लेवल ज्यादा है, फिर उसके बाद 3s आया तो 3s का एनर्जी लेवल 2p से ज्यादा है। इस तरीके से हम लोग ओके सर, मतलब हम सेम n+l वैल्यूज को कट कर रहे हैं ना? हाँ तो आपने बेसिकली यहाँ आप सारे x+y=c के लाइंस ग्राफ कर रहे हो और लैटिस पॉइंट्स पे जो भी कट हो रहे हैं। नहीं, तुम्हारी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई सूर्या। Okay, so this was the relative order of energy of orbitals. Okay. Now, after this relative order of energy of orbitals, let's focus on one more important result that we need to remember in the quantum mechanical model of atom. Okay, and it is analogous to a result that we had remembered in Bohr's model of atom as well. Right, so Bohr's model of atom में आपने ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम का रिजल्ट याद करा था, राइट? व्हाट वाज इट दैट यू हैड अंडरस्टूड अबाउट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम? nh/2π. So there were two things that you had studied about orbit का angular momentum. Okay, one, that it cannot be anything random. Okay, it was allowed, it was only some allowed values. Okay, that means this was quantized. ठीक है, ये आपने एक important aspect सीखा था. And दूसरा important aspect जो आपने सीखा था, that कि अगर ये quantized है, तो what are the allowed values of it? Okay, and then you had got this result that angular momentum can have or can be a multiple of h/2π. The orbit angular momentum, it can be 1 times h/2π or 2 times h/2π and so on so forth. Okay, उसी तरीके से आप यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एंगुलर मोमेंटम के ऊपर रिजल्ट नोटिस करोगे, ठीक है, एंड इसमें मैं आपको बताऊंगा दैट दो एंगुलर मोमेंटम्स के रिजल्ट्स नोटिस करने होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल और एक होता है स्पिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बात करते हैं। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके करस्पॉन्ड कर रहा है? लाइक इट इज समथिंग व्हिच करस्पॉन्ड्स टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे हमने बताया दैट न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन सर्टेन रीजन्स इन व्हिच इट इज हाईली लाइकली टू बी फाउंड। ठीक है, वी कॉल देम एज ऑर्बिटल्स। So corresponding to that orbital, corresponding to how the shape of that orbital is, scientists are able to talk about this orbital angular momentum. Okay, now when I start talking about this orbital angular momentum, one of the first questions, one of the first basic question that comes in the minds of the student is that, sir, like हमें सिंपल मोमेंटम वर्ड पता था, ठीक है, जब हम लोगों ने बेसिक फिजिक्स पढ़ी थी तो हमें मोमेंटम वर्ड बताया गया था विच इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट। एक ऑब्जेक्ट है m मास का, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, तो उसका मोमेंटम m into v लिखा जाता है, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच helps us understand many other results about that object.
फिर आपने जब इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में बताया और बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में जा रहा था इन बोर्स मॉडल अराउंड द न्यूक्लियस, तो आपने एक और एंगुलर मोमेंटम वर्ड इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। तो भी आपकी बात हमने समझ ली कि चलो ठीक है, फिजिक्स में हम लोग आफ्टर स्ट्रेट लाइन मोशन एंगुलर मोशन भी पढ़ेंगे, right? That instead of going in straight line, let's say if an object is going in a circular motion or an angular motion, then the momentum associated with that is called as angular momentum, ठीक है। Although आपने तो पढ़ाया नहीं हमें, क्योंकि आपने बोला कि तो फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, तो we really still aren't very comfortable with the concept of angular momentum, but चलो आपने बोल दिया था तो हमने मान लिया कि होता होगा, ठीक है। अब आप तो और दिमाग खराब कर रहे हो, ठीक है। आप तो हमें बोल रहे हो that there is something called as orbital angular momentum, ठीक है। और जब आपने orbital वर्ड इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है, तब आपने हमको बोला था कि orbital is a region in which electron is likely to be found, but उस region में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, like वो तो आपने मना ही कर दिया, like how the path of the electron is inside that orbital, आपने strictly बोल दिया that that is not something which we can determine because it violates Heisenberg's uncertainty principle. Then how do I like visualize this orbital angular momentum? Like it isn't making any sense to me that why, if I can't visualize that motion, how can I talk about its angular momentum, right? So I completely empathize with your dilemma right now, and again with a disclaimer, like pardon me for being blunt over here, that you really can't visualize what orbital angular momentum would be, ठीक है। You simply can't. In fact, आप notice करोगे अभी थोड़ी देर में मैं आपको JEE Advanced का question बताऊंगा, ठीक है। There is this question that came in JEE Advanced, ठीक है, which was about something on the same lines, ठीक है। In fact मैं, हाँ, ये वो question था, ठीक है। And इस question में, ठीक है, it talked about the quantity of spin, जो कि मैं थोड़े टाइम बाद डिस्कस करूंगा, बट ये जो क्वेश्चन जेई ने पूछा था उसका करेक्ट आंसर यही था that there is no classical analog, ठीक है, there is no classical way in which we can visualize this quantum mechanical property, ठीक है। तो उसी तरीके से on the same lines जब मैं अभी आपके साथ में यहाँ पर orbital angular momentum का concept डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पर if you are going to be stuck on this idea that I need to first visualize the electron and its motion, then only I can talk about the concept of orbital angular momentum, so that will be a tricky task. That will be not something which we will be able to present an analogy, a classical analogy. Classical analogy मतलब जो classical physics में हम लोग बोलते हैं ना कि particle है, particle का ये motion है, ये motion के associated momentum, energy, ये सब जो क्लासिकल फिजिक्स के नोशंस थे वो हम इस क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड में विजुअलाइज नहीं कर पाते सर, ठीक है Sir, so we don't have to think in this part. हाँ, मतलब यू, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डायरेक्ट यू टू, दैट एक नेचुरल इंक्लिनेशन आपका रहेगा टू मूव टुवर्ड्स दैट विजुअलाइजेशन पार्ट, यू नो आई नीड टू फर्स्ट विजुअलाइज इट, बट देयर इज सिंपली यू नो नो क्लासिकल एनालॉजी to help you visualize how the orbital angular momentum can be. It's not even about visualization. Angular momentum is not even defined if it's not a circular motion, right? So, like, how are you even defining it? हाँ, so अब ये definition और ये calculation आता कहाँ से है, right? That is a good question. Then, like, who came up with this? How did they came up with this? Now, the origin of it, okay, the origin of it lies in understanding of how magnetic field influenced the atom. Now, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक like
you can say a sneak peek type बताना चाहूँगा that मैग्नेटिज्म के बारे में आपको एक इतना नॉलेज है that magnetism का origin lies in current or you can move it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now what we understood, ठीक है, based on experimental evidences, what we understood is that an atom is a tiny magnet and it shows those magnetic properties because of electron and its motion around the nucleus. So if we take a bunch of electrons and pass them through a magnetic field, we are able to experimentally observe certain deflections or deviations in their path, and they are attributed to an inherent magnetic property associated with atoms. Now, that magnetic property arises because of, as we know, because of motion of charge. Okay? That is motion of electrons around the nucleus. Ab, how that motion is exactly, we can't visualize. But उसका effect हमें दिख रहा है. ठीक है, उससे आने वाली observations we are able to experimentally see and validate. And then the scientists at that point in time, they did the maths behind it. That given how the observations are coming, what can we deduce about the motion of electron? And it all came in mathematical manner only. And what they understood, what they understood based on those observations was that this orbital angular momentum of an electron, because of the motion of the electron around the nucleus, is also quantized. ऐसा नहीं है that it can be any random value. Based on their observations, they concluded that this orbital angular momentum is quantized in terms of its magnitude as well as in terms of its direction. Now, what is it that they came up with the result based on their calculations? Okay, of course, we are not going to be again able to go into the derivation. So in terms of magnitude, they came up with this answer that the orbital angular momentum is going to be equal to under root of L into L plus 1 into H upon 2 pi, where L, the small l, is the azimuthal quantum number corresponding to that electron, okay, or that orbital in which the electron is going to be present. Okay. So, sir, we are basically talking about the angular momentum of that electron wave in that particular orbital, right? Correct. And so you said that we can't visualize it. So are we considering that a wave, is it the 3D standing wave? Yeah, that is the, like when we try to understand the wave nature is a stationary or a standing wave bound around the nucleus. Okay. So even here it's the 3D stationary or standing wave, right? Yes. Sir, what does quantization of direction mean? हाँ, मैं बताऊंगा ना, एक बार पहले मैग्नीट्यूड पे बात है, फिर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा. So this is from the perspective of wave, not from the perspective of particle, angular momentum. So okay, see, when you are always trying to understand that what is from the perspective of wave, what is from the perspective of particle, right? You are trying to like again and again question the same aspect
जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, dual nature is what is present with all matter around us. At a small scale, such as an atomic scale or a scale of an electron, both these nature become significant, right? And based on these natures, like to develop a complete understanding, okay, of how the electron or how the atom behaves, we need to take into account both the particle and the wave nature, and then the results coming because of them. Okay? So, sir, when the scientists they came up with the result, they just had the result, but they, as you said, that they could not see the motion of the electron. So, sir, they did not know whether it's a particle or it's a wave, but they knew the result. Yeah. So that is what we are saying, that electron is a particle, the answer is no. Electron is a wave, the answer is no. Electron is both, the answer is still no. It shows both particle and wave nature. Correct. सर तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था? नहीं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था ना, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा उसके बारे में भी. अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दो, उसमें मैं आ जाऊंगा. We should be able to do that today. All right. So ये तो था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. So सर इलेक्ट्रॉन किसी ने एटम के अंदर कभी देखा ही नहीं है? नहीं. Sir, can you hear me now? रिजल्ट के ऊपर उन्होंने मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया? वही मैंने बताया ना, दैट मैं थोड़ी सी देर में बताता हूँ आपको, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए. Sir? हाँ. So basically they saw that it's showing magnetic properties, and they're saying that if this was a classical charged object, then it would be spinning in order for this to be produced. So they're kind of just, so they have the magnetic properties and they're back solving for what the angular momentum would be were it a classically charged object moving in a circle, right? But then it's not actually doing that, right? हाँ, so अब you are going in the correct direction thinking about it, that जो हमारी मैग्नेटिज्म की अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, that मैग्नेटिज्म की अंडरस्टैंडिंग, it started at a classical level, ठीक है, macroscopic level, that we have understood that when charge is in motion, when a charged particle is in motion, there is a magnetic field that's generated, and then a lot of study happened over it, that how that magnetic field ka magnitude is, direction is, and like all of those calculations happened. Okay? Now, when we found out that at a small scale, okay, even atoms behave as tiny magnets, then we started to think about it, that what could be responsible for this magnetic properties associated with atoms, right? And then the answers start to coming in this way, that maybe it is because of this electron and its motion around the nucleus. However, we can't really visualize that motion, we can't really describe that exact path, but it is there. There is no denying it, right? So if we were to think of it, that the experimental evidence, the interaction with an external magnetic field, which is a reality in front of us, if we were to use that and come up with the understanding of how the electron or how the angular momentum of electron around the nucleus would be, then we come up with this kind of a result. Okay, and two important aspects to notice about the result is, one, that its magnitude is quantized, and the other is that its direction is also quantized. It can't be any random value. So in terms of magnitude, मैंने आपको result दिखाया है, that ये जो magnitude रहेगा angular momentum का, it is equal to under root of L into L plus 1 into h upon 2 pi. Okay, where small l will correspond to the azimuthal quantum number
ठीक है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, व्हाट डज दिस मीन? L सबस्क्रिप्ट Z, ठीक है, दैट मीन्स द Z कंपोनेंट ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? तो अगर मैं इसके डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो लेट मी टॉक अबाउट इट्स Z component. So Z component of orbital angular momentum is something which again cannot be a random value. ठीक है, it is equal to ml into h upon 2 pi, where ml corresponds to the magnetic quantum number of the orbital in which electron is present, right? So for example, ठीक है, just as a quick calculation, मान लो ये आपका 2px का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, से 2px इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ. सो इस 2px इलेक्ट्रॉन के लिए इफ आई आस्क यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सो द फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ l into l+1 into h upon 2 pi. ठीक है, एंड फॉर द 2px ऑर्बिटल l का वैल्यू विल बी 1, so 1 into 1 plus 1 into h upon 2 pi, that means root 2 h upon 2 pi. This will be the magnitude. Okay, and if you are asking about the direction, okay, associated with this angular momentum, ठीक है, तो जो इसका z component रहेगा, ठीक है, तो मान लो अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मैं अगर डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है, और ये ऐसे L Sir, you've plotted the axis ulta. Y and Z should be interchanged. ये लो, ये x ये y हो गया, ठीक है, एंड ये जो L का मैंने बताया आपको, ये लेट्स से वेक्टर है, रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैथमेटिकली, एंड इसका से z एक्सिस से, ठीक है, z एक्सिस से जो एंगल है मान लो वो थीटा है, ठीक है, तो ये जो z कंपोनेंट होगा, ठीक है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? L cos theta. ठीक है, so this it cannot be any random value, ठीक है, it has to be a multiple of ml, it has to be equal to ml into h upon 2 pi. ठीक है, तो ये जो ml है ये क्या होगा? This corresponds to the magnetic quantum number orbital. So ये 2px जो ऑर्बिटल है इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो सकता है? -1 -1 0 या +1, ठीक है. अब अगर हम लोग z एक्सिस को 0 करते हैं तो ये 2px वाला से 1 हो जाएगा या -1 हो जाएगा, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट आप थीटा का वैल्यू मुझे बता सकते हो, ठीक है. सो दैट थीटा का वैल्यू isn't something which will be any random value, it will be only some particular values which can be there, and that is what is meant by the quantization of direction. Sir, even if we have the z component quantized, we can get any vector in the plane by varying the x and y components, right? नहीं, वो थोड़ी सी difficult है चीज. It is not the same. Like there is some much complicated math behind it. It's not that easy. All I can say is that if we talk about the z component, then the x and y component become uncertain, and there is a whole host of detail behind it. So ये नहीं जाना है हमको, ठीक है. All I would want to just simply say is remember this result, that orbital angular momentum is an important property or a result that comes out of the quantum mechanical model, ठीक है. What we understand now about it is that it is quantized in terms of its magnitude as well as direction. Sir, Okay, magnitude का quantization can be understood via this formula
and direction का quantization can be understood via this formula. Sir. हाँ. Sir, when we say that we are like the direction is quantized, does it mean that we are accurately measuring it? The z component, yes. Sir, so then like if we are measuring the direction accurately, then sir, HUP will also come into consideration, right? Sir, so over here, then what will be uncertain? Like what will be the other aspect of it? Like the inequality? Position along the z axis. Sir, so we can measure the direction along that axis, but we can't measure the position along it. दोनों simultaneously नहीं measure कर पाओगे ना, मतलब Yeah, like in HUP, we can't measure both with a perfect accuracy. Yes. Okay. So in the previous question you gave, we can have two values of ml. So won't we get two different answers? हाँ, और आप दोनों आंसर रिपोर्ट कर सकते हो. So that's it. Anyways, cosine minus theta equals cosine theta, right? So ठीक है. So this is something which is another important result. So as a quick recap, ठीक है, ध्यान से समझना, हम लोगों ने अभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या क्या रिजल्ट्स समझ लिए हैं. ठीक है, एक क्विक रिकैप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा so that we are in a grip of what all we need to focus. ठीक है, because quantum mechanical model में digress हो जाना बहुत easy हो जाता है because there are so many things that are unknown to us. So मैं एक quick recap आपको दे देता हूँ that हम लोगों ने quantum mechanical model का introduction देखा था. ठीक है, in which we talk about wave function and the probability part, and I'm sure that this would have been puzzling to you. ठीक है, ये intro तो मेरे को सर समझ में ही नहीं आया exactly what was that we talked about in the quantum mechanical model. ठीक है, तो it is okay for now. ठीक है, मैं इसको दोबारा बात करूंगा इसके बारे में after 2 or 3 lectures. ठीक है, then हम लोग results पे focus कर रहे हैं of the quantum mechanical model. मुझे इस intro में बस एक ही चीज समझ में आई, which was a simple thing for me to grasp, that around the nucleus there exist certain regions in which electron is likely to be found, and we call such regions as orbitals. ठीक है, at least इतना result मुझे अच्छे से समझ में आया from the introduction to the quantum mechanical model. So that is good enough. Now we went into details of understanding that result of orbitals. So इसके बारे में हम लोग क्या क्या चीजें समझ चुके हैं. We understood their visualization. ठीक है, that these are the types of atomic orbitals that can be present around the nucleus. ठीक है, then we understood about their nomenclature. ठीक है, using quantum numbers. ठीक है, that quantum numbers describe particular characteristics associated with orbitals and help us giving them unique names also. ठीक है, 3 quantum number मैंने आप लोगों के साथ discuss कर दिए हैं, n, l and ml. ठीक है, then another important result that we understood was the relative order of energy of orbitals. That orbitals की exact energy calculations तो हमें नहीं आती है, but हम लोग still comment कर सकते हैं on which orbitals are of a relatively lower energy, which are of a higher energy. And then the next result that we understood right now was the result of orbital angular momentum. ठीक है, it's an important result for us to remember because it has got a lot of implications in future calculations as well. So it is one of the results that becomes important for students of class 11th and 12th to remember. So इसमें हम लोगों ने समझा that okay, when an electron is present in an orbital, it has got an orbital angular momentum associated with it, and that is quantized in terms of its magnitude as well as direction, right? We don't know the derivation, we don't know the visualization, but we do know the outcome, the result that is there for its quantized magnitude and its direction. ठीक है, now अब notice करना that out of these quantum numbers जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करे हुए हैं, इनमें 4 होते हैं एक्चुअली. ठीक है, पहले 3 तो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए. अब ये 4th क्वांटम नंबर मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा. ठीक है, द 4th क्वांटम नंबर इज an important quantum number which does not come
as an outcome of the quantum mechanical model of atom. It was something which was designed, or you can say discovered, much later. This is called as a spin quantum number. Okay, and associated with this spin quantum number, I am going to talk about another important property called as spin angular momentum associated with electron. Okay. Now, the origin of this spin quantum number lies in an experiment which, again, I am only and only describing from the point of view of interest, just from the point of view of curiosity. Nothing like this experiment and its details are part of your syllabus. ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछेगा स्टर्न एंड गेलार्च एक्सपेरिमेंट में क्या कैलकुलेशन हुई थी, कैसे हुई थी, कोई नहीं पूछने वाला. दिस इज जस्ट आई एम डिस्क्राइबिंग सो दैट आप लोगों को एक हिस्ट्री का आइडिया रहे दैट हाउ थिंग्स गॉट इवॉल्व्ड. सो यहाँ पे आप नोटिस करना दैट these two scientists, Stern and Gelarge, they conducted an experiment which was of the following nature. Okay. They took silver atoms, okay, although it can be replicated today with hydrogen atoms also. They took silver atoms, okay, and made them pass through an external magnetic field. And they noticed how these atoms are getting deflected by this magnetic field. Now, notice karna, if I repeat this experiment not at an atomic scale, but at a macroscopic scale. Macroscopic scale मतलब, let's say I'll bring a bar magnet. ठीक है, मैं एक बार मैग्नेट लेके आ जाऊंगा, ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा उस बार मैग्नेट में, ठीक है, and I throw that bar magnet through this magnetic field, and I notice that what will happen as a deflection. ठीक है, यहाँ पर एक सामने स्क्रीन रहेगी और स्क्रीन में मैं नोटिस करूंगा कि किस तरीके से ये बार मैग्नेट ऊपर या नीचे डिफ्लेक्ट करी होगी या किस तरीके से इसका डिफ्लेक्शन रहेगा. So what I find out was, or what the scientists find out was that ये जो बार मैग्नेट है, ठीक है, it depending upon कि बार मैग्नेट आप कैसे थ्रो कर रहे हो, accordingly the bar magnet will interact with this external magnetic field and will deflect. So if you change the orientation, ठीक है, ये जो orientation है बार मैग्नेट का, ये आप चेंज कर करके थ्रो करो, ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी चेंज होता जाएगा. ठीक है, sometimes the magnet might go up, sometimes the magnet might go down, sometimes the magnet might go straight, somewhere in middle, like the entire possibilities. ठीक है, if you keep on like changing the orientation of this bar magnet, the deflections also keep on changing. ठीक है, because of the way in which the interaction happens between these magnets. So this was the understanding at a macroscopic scale, okay, at a larger scale. So Stern and Gelarge decided that let's replicate this experiment with atoms. Okay, so with careful consideration, they took silver atoms and decided to do this same experiment. Now, when they did this experiment, to their surprise, what they found out was that these silver atoms, or in fact the hydrogen atoms, when they were thrown through this external magnetic field, they found out that these were only either going up or they were getting deflected down and nowhere in between. So जो एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन आई थी अबाउट बार मैग्नेट्स कि बार मैग्नेट का ओरिएंटेशन मैं जैसे भी चेंज करता जाऊं उनका डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंगली लाइक पॉसिबली सारे डिफ्लेक्शंस मुझे यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएंगे. बट फॉर एटम्स द ऑब्जर्वेशन केम आउट टू बी समथिंग स्ट्रेंज, दैट दे वर ओनली आइदर गोइंग अप और आइदर गोइंग डाउन. नाउ then these scientists, they started to trying to make sense that why is this deflection happening and why is it happening in just two ways, only getting deflected up or only getting deflected down. Okay, so then they started doing the calculations. So अब यहाँ पर आप notice करना that
अगर मैं हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा? 1s 1s प्रेजेंट होगा, ठीक है. तो Stern and Gellert knew about the concept of orbital angular momentum, and they were like कि you know, if we look from the point of view of orbital angular momentum, ठीक है, for an s electron, then if we notice the calculation, it comes out to be 0. ठीक है, if I put the value of orbital angular momentum as per the formula that we have, under root of L into L plus 1 into h upon 2 pi, s orbital के लिए L का वैल्यू तो 0 होता है, तो मेरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो 0 होना चाहिए. दैट मींस माय हाइड्रोजन एटम, राइट, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शुड नॉट हैव डिफ्लेक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस. ठीक है, बट डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एक क्वेश्चन तो ये जनरेट हो गया. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो उनके दिमाग में जनरेट हुआ कि अच्छा डिफ्लेक्ट तो हो रहा है, ठीक है, सो मे बी दिस डिफ्लेक्शन इज बिकॉज ऑफ सम अदर angular momentum possessed by the electron. ठीक है, however वो deflection की वजह से the atom is only going up or down only. ठीक है, nowhere in between. So that also increased their curiosity as to what is causing this. ठीक है, and then they came up with this understanding, they came up with this new property associated with electrons, associated with, in fact बाद में तो समझ में आया, with the elementary particles, they come up with this new fundamental property called as spin. That ये जो electrons हैं, ठीक है, they possess this fundamental property called as spin, because of which there is this another angular momentum is getting generated called as the spin angular momentum. ठीक है, and they gave it the name intrinsic spin angular momentum. And what they also concluded about this, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, that this spin angular momentum, ठीक है, this spin angular momentum is quantized in terms of its magnitude as well as direction. ठीक है, and जो direction का quantization था वो उनको इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ रहा था, that the electrons or these atoms were only going up or down and nowhere in between. That means the spin angular momentum which is causing this deflection has only two directions associated with it. Now अब notice करना, ठीक है, after talking about this, after describing this property associated with electrons called as spin, जो एक again analogy दिमाग में आती है, ठीक है, and that analogy is something which is mentioned in textbooks also. So even if you open NCERT, तो उसमें ये जो spin की property है of electron, इसको इस तरीके से ऐसे classical analogy दी गई है that it is because of the electron rotating about its own axis. ठीक है, so what they were trying to say was that nucleus and nucleus के अराउंड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो दो टाइप का हो गया है. एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो हमने थोड़ी देर पहले बात करा, एंड ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग किसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं? हम लोग एट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस. ठीक है, इसको हम लोग ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो ये तो एक एंगुलर मोमेंटम हो गया which wasn't able to explain this experiment. ठीक है, so the scientists came up with another angular momentum which is called as the spin angular momentum. ठीक है, and वो उन्होंने बोला that this spin angular momentum is because of, say, the electron spinning about its own axis. ठीक है, rotating about its own axis. However, this isn't the correct analogy. ठीक है, इसका ये representation है ही नहीं. ठीक है, this is something which again does not have a classical analogy.
Sir, So, sir, it cannot be visualized. It can't be. Okay. In Sir. fact, this is the question that I was just talking about. यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है, ये जो क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ये जो जेई ने पूछा था, जेई एडवांस में पूछा था, दैट ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है, ठीक है, जो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो कि डिस्कवर करी गई है अबाउट इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन स्पिन, व्हाट डज इट मीन? ठीक है, एंड देन दे गिव दीज ऑप्शंस, लाइक डज इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? द आंसर इज नो. ठीक है, इट इजंट समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन का क्लासिकल clockwise or anti-clockwise rotation. Then B option में they said that does it represent rotation of electron in a anti-clockwise or clockwise direction? Well, it is the same as ऊपर का option only. It doesn't really do that. Does it represent magnetic moment? ठीक है, magnetic moment is in simple words response to magnetic field. ठीक है, does it represent the response to magnetic field of the electron pointing up or down? Well, this statement would have been okay if it was still here only. ठीक है, by applying the word respectively, this statement became incorrect. ठीक है, because ये जो electron spin है, ये हमें ये चीज जरूर represent कर रहा है that when the electron was responding to an external magnetic field, it got deflected in only two directions, either up or down, or nowhere in between. ठीक है, so the C option could have been correct if they would have removed the word respectively. And lastly, the D option is the one which is the most diplomatically correct answer, which is the one which is the most accepted understanding, is that when we talk about this electron spin, okay, then it isn't something that we can describe in a classical way. Like you can't put in a thought that okay, ये electron होगा और ये electron spin कर रहा होगा about its own axis. No, it has no classical analogy to it. All you can say is that this electron, ठीक है, in the hydrogen atom जिसमें orbital angular momentum 0 है, was still getting deflected by an external magnetic field, which is because of this intrinsic, this different spin angular momentum, which we now also understand is quantized in terms of its magnitude as well as direction. ठीक है, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसके लिए आप रिजल्ट यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना. The magnitude of this spin angular momentum is equal to under root of s into s plus 1 into h upon 2 pi, ठीक है, where this small s, it is equal to a fixed value that is half. ठीक है, and this direction का quantization is again represented by this equation, that the z component of the spin angular momentum, ठीक है, this is equal to ms into h upon 2 pi, and this ms यहाँ पे notice करना, this is called as the fourth quantum number, which is what we talk about as the spin state of the electron, and it has got only two allowed values, plus half and minus half. ठीक है, corresponding to the magnetic moment, जो response हम लोगों ने देखा to the external magnetic field, that the atom got deflected in either up or down direction. Sir, So, sir, over here, does that mean that when you're saying that we cannot, like, we don't have any classical analogy to the how the electron is moving, like spinning? So, sir, can we say that it might have not, it might as well not be spinning? It's just showing the properties of something that's spinning. Yes, that is exactly what is the case. That even मतलब जब ये बैक कैलकुलेशन करी गई कि ठीक है, अगर मान लो, अगर मैं एकदम क्लासिकल पर्सपेक्टिव से सोचूं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, गिवन इट्स मास, गिवन इट्स साइज, ठीक है, इफ इट वाज स्पिनिंग to generate this much angular momentum, what the scientists did the back calculation and found out
was that then Like there was an angular momentum already, and then they're trying to find out that how it is happening. So they're introducing a concept of spin. and then they back calculated that if this spin was to be responsible for So this it's angular basic. momentum, then the speed of the spin has to be greater than the speed of light. That is something which they found out based on their back calculations. So they discarded this visualization of electron spinning about its own axis. They are like, ये visualization तो नहीं fit बैठ रही है, but there is experimental evidence of this spin angular momentum. So it's like whatever we found convenient at that like that time now, like it's like we are trying to prove something, but we already have the results, so we are trying to find the theory for it. So आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना, मैं एक बार दोबारा आपको इस चीज का एक जर्नी समझाने की कोशिश करता हूँ. So, but then how do we know that this is quantized? Let me speak. So, when new properties, new discoveries happen, okay? For example, something like mass got discovered, something like charge got discovered. What happened was that even till today, we don't have a question of something like what is mass or what is charge. We don't really have a direct answer to these questions. What we say is that, you know, around us, okay, around the reality that we exist in this universe, we find certain such properties associated with things around us. Properties like mass, properties like charge, which are responsible for certain behavior of these objects or these things around us. Okay? उसी तरीके से, when the scientists discovered that there is this fundamental property, there is this like inherent property associated with elementary particles like electron, which is responsible for causing this kind of experiment, causing this kind of deflection. So they said कि this is something new that they have discovered. ठीक है, अब इसका नाम क्या रखें? रमेश, सुरेश, राजेश, क्या नाम रखूं मैं इस चीज का? So they came up with this name called as spin, because this kind of observation of particles getting deflected in a magnetic field was because of motion of charge, right? And that motion of charge, जो कि orbital angular momentum से हमें calculation आ रही थी, वो तो zero थी. So then they thought कि maybe this is because of, say, the electron spinning about its own axis, which is causing this. And that is where the name spin came into account. But when they actually tried to do the calculation of that, is it really the electron that is spinning about its own axis and causing this observation? So they found out that the calculations don't match up. They aren't coherent. For this to be true, the electron should be spinning greater than the speed of light, which is not allowed by important, really important laws of physics that can't be broken. So they said that then we have to reject that notion of clockwise or anti-clockwise rotation of electron. All we can now say is that there is something intrinsic. Okay, let's not reject the word spin. We still use the word spin, but there is something intrinsic related to this electron, to this particle, which is causing this kind of a behavior. Okay? Yes, sir. That is what we are in the situation right now, that we don't have a classical analogy for it to help us see or visualize what it would be. So, sir, this deflection was there, and they just gave the name of this, the cause of this deflection. They tried to understand, and they gave a name to it. And then when they further studied, they thought that it's because of the electron spinning. But when they calculated, otherwise it would violate the laws of physics. So in the present world, we don't know that what is the cause of this, like the spin quantum number. It's just a name and it's just a calculation. Yes, we don't know exactly how to visualize it. It is very much real. Its effects are very much real.
ठीक है, and it is not just something which is for electron. In fact, when the scientists understood this property, they found out that it is something which is inherent to other elementary particles like photons and quarks and leptons. सबके लिए है ये property. ठीक है, तो वो बाद में वो और higher physics की बात है, but this is like, as I said, this is a new fundamental property that got discovered. And so how did they find S is half and minus half? वो calculations से, that those were the calculations that went behind in understanding that how the atom were responding or to this external magnetic field, and how the orbital angular momentum and spin angular momentum का calculation should match up the total angular momentum associated with the electrons. So I'm sure that question stays in your mind that ये S का value कहाँ से आया, in fact ये formula कहाँ से आया, उसको I would recommend that not to get into that detail right away, because हम लोग उस derivation में उस direction में जा ही नहीं पा रहे हैं. तो to bits and piece में आंसर करना कि ये कैसे आया, वो कहाँ से आया, would be just like patchwork. Sir, how can we calculate the spin component on z-axis? I did not. नहीं, मैंने बताया थोड़ा ना आपको कि कैसे कैलकुलेट करा, मैंने आपको रिजल्ट बताया है. सर मतलब उसका एंगल कैसे निकालेंगे, मतलब z component z axis? वो आप ऐसा बोला ना मैंने कि मान लो ये z एक्सिस है और ये l का वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, राइट? तो l cos थीटा विल बी इट्स कंपोनेंट अलोंग द z एक्सिस. सर बट स्पिन का कैसे होगा वो? So same, imagine it is not about, don't visualize the electron spinning. ठीक है, this is an angular momentum. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान से वापस सुनना. ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करा, डिफ्लेक्ट हुआ. ठीक है, अब ये जो रिस्पॉन्स आया, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एसोसिएटेड विद दिस हाइड्रोजन एटम. बट अब वो जो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करा, तो उसमें जस्ट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कुडंट सैटिस्फाई द आंसर. सो दिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, so now this angular momentum, ठीक है, which we are now treating mathematically. ठीक है, कैसे ही angular momentum आ रहा है वो हम लोग नहीं visualize कर पा रहे हैं. तो treating this mathematically, treating this as a vector quantity, we are able to comment upon its direction by talking about that its component along z axis is something that can be given by this formula. Sir, formula. But we don't know for sure, right, that the electron will be in the s orbital only. Let me also just clarify for the students that अभी मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाला हूँ. अभी बस इतना ही था. अब मैं आप लोगों को होमवर्क ग्रुप पे भेज दूंगा. So those who want to leave can leave. ठीक है, those who have certain doubts can stay back and ask those doubts. Bye sir. Sir. Bye sir. Thank you. Sir. Time waste होगा. हाँ. Sir, in the formula for the magnitude of spin angular momentum, the value of S can be plus and minus of both, or it can be only half? नहीं, just half. ये जो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है, इसमें जस्ट S का वैल्यू हाफ हो सकता है. जो ये Z कंपोनेंट वाला फॉर्मूला है, जिसमें ये MS सबस्क्रिप्ट मैंने यूज किया है, MS सिंबल, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, दैट कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ. Yes sir. सर वन मोर डाउट. दो ही डायरेक्शन में हो सकता है क्या? एक एक करके चलो, मैं एक एक करके लेता हूँ आप लोगों को. आप थोड़ा chaos क्रिएट कर रहे हो. सबसे पहले यहाँ पर हैंड रेज है धनय का. धनय, आपको कुछ पूछना है? यस सर. हाँ बोलो. सर मेरा क्वेश्चन था सर, एसपीडीएफ में आपकी आवाज ब्रेक होगी धनय. हेलो सर. हाँ सर, एसपीडीएफ में जी तक एग्जिस्ट करता है ना? नहीं, आगे भी चला जाता है. जी एच आई जितना आपको लेके जाना है लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. सर आगे किधर तक होता है? बस चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. बट पॉइंट ऐसा है कि जब हम लोग अर्थ पे जो एलिमेंट्स मिलते हैं, उनमें जब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक फिल होते हैं, तो वो जनरली एफ ऑर्बिटल्स तक में आगे खत्म हो जाता है जब हम लोग फिलअप करें ना. इसलिए आगे हम लोग जी एच की इतनी डिटेल में जाते नहीं है. बट लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर कल को हमें कोई किसी एस्ट्रॉइड पे ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसमें और इलेक्ट्रॉन्स है, तो हो सकता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जी ऑर्बिटल में भी चले जाए. सर एक और चीज. हाँ सर, हमने जब बोर्स मॉडल से डिटरमाइन किया कि हाइड्रोजन एटम में
एनर्जी -13.6 होती है, हाँ राइट सर? तो उसको जब फोटोन अब्सॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है, हाँ राइट सर? तो अगर वो 1s में है तो वो 2s में जाएगा, फिर 3s वैसा। हाँ, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कैसा एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इट कुड जंप इनटू हायर एनर्जी लेवल। हो सकता है वो 1s से 2p में भी चला जाए, ठीक है। अच्छा उसके बारे में बात करूंगा। आई वाज होपिंग टू गेट टाइम टू टॉक अबाउट दैट स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट टुडे, बट आज नहीं मौका मिला, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सर ओके सर, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ओनली 2, वो मैं कराऊंगा थोड़े टाइम बाद, 2 रह सकते हैं, बट आई विल ब्रिंग यू टू दैट रिजल्ट इन द नेक्स्ट क्लास। Sir, what does this up or down means in the note? द रिस्पॉन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड ना, जो ये हमने ऐसे देखा था दैट हाइड्रोजन एटम को हम लोगों ने जब थ्रो करा थ्रू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे गॉट डिफ्लेक्टेड इन 2 डायरेक्शंस ओनली, Okay, sir. Okay, sir. सो दैट मेंट दैट जो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसके भी 2 ही डायरेक्शंस है। Okay, sir. Thank you. So what does this No, S we can't say for sure, right, that the electron will be in s orbital only. It is the most probable place. So how can we calculate using that? एक एक करके सबसे पहले अभी नेहल को डाउट कर आंसर करने दो, उसका हाथ पहले से रेस था। बोलो। Yeah, so in the experiment, so can you go up? हाँ हाँ। So how did they relate that the deflection was like not because of angular momentum? How did they what? Like how did they like relate the deflection was not because of the orbital angular momentum? Because the calculations, because the hydrogen atom में electron resides in the 1s orbital, ठीक है। Yes. And उसका जब हम calculations देखते हैं that if that electron is present in a spherically symmetrical orbital like the s orbital, right, then the vector, the angular momentum vector, or sorry, its magnitude comes out to be 0, जो formula हम लोगों ने देखा था ना ये वाला। Yes, so I understood that, but so like how does it relate to the experiment? So it relates with the experiment is that if there was only just orbital angular momentum, okay, associated with electron, then the hydrogen atoms should not have even undergone a deflection. They should have just gone straight ahead. Oh. They should have not shown this magnetic response कि ये ऊपर नीचे deflect हो गए. But because ये हुए हैं, that is the reality in front of us, then there is some other intrinsic angular momentum associated with these electrons that is causing this deflection, and that is what we now call as the spin angular momentum. Okay, so thank you. हाँ, अभी विभूषिता आप बोलो। So in the hydrogen atom, does that mean that the electron is not revolving around the nucleus? No, it is, but the thing is that this s orbital का जो motion है, it is because it is spherically symmetrical in nature, that you know because of the shape of the s orbital. तो उसकी वजह से जो orbital angular momentum आ रहा है, that comes out to be 0. Okay, sir. अभी बोलो लक्ष्मी। So we do not know for sure, right, that the electron will be present only in the 1s orbital. It may have got excited also. No, so okay, what we are going to do is we are not just throwing one atom, ना, we are throwing a bunch of atoms, ठीक है। And हो सकता है out of a lot of atoms, maybe couple of them would have been excited, ठीक है, but उनको excite करने के लिए energy तो provide करनी पड़ेगी ना, and even if they get excited, then they get de-excited like almost instantaneously, ठीक है। तो जब मुझे जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करना था, तब मैंने क्या करा था, इनको डिस्चार्ज ट्यूब में लिया था ना, so that I could provide them energy and excite them, and then upon de-excitation they give me the spectrum, ठीक है। बोलो केशव। So my doubt got cleared. Thank you. Okay, great. बोलो प्रकाश। सर मेरे को इलेक्ट्रॉन वेव में डाउट है सर, लाइक in a electron wave we cannot define a mass and charge on it, sir. So when we consider the wave nature, where does this mass and charge? See, again, when we are trying to understand
the behavior of electrons at a scale, the atomic scale, these wave nature and particle nature both are something that we need to discuss and based on that understand the behavior. ठीक है, हो सकता है that at some explanation we might not be using the particle nature into account, ठीक है, but that behavior gets explained by its wave nature. हो सकता है कि कुछ nature isn't getting explained by the wave nature but explained by the particle nature. Yes, sir. ठीक है, बोलो तुमने. Sir, one more doubt. Sir, can you explain that? Explain what? आवाज So break. magnetic spin quantity. Hello. हाँ तो वही पूरा explain कर रहे थे ना. No, sir, that formula. ये वाला. Yes, sir. ये फॉर्मूला डिराइव करा कहाँ से है वो चीज. No, sir. Like, what is this L spin Z? ये जो L है वो एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है. सबस्क्रिप्ट में स्पिन लिख दिया तो मतलब क्या हो गया, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट हो रहा है. और उसके कॉमा में Z लिख दिया तो मतलब उसका Z कंपोनेंट. ठीक है. हाँ बोलो तन्मय. सर वो जेई वाले क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, ये थर्ड ऑप्शन जो था कि द क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? नाउ दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक मोमेंट. मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन pointing up or down. ठीक है, तो that was correct. यहाँ तक का पार्ट करेक्ट है. But respectively word isn't something which is correct because ऐसा नहीं है कि हम लोग क्वांटम नंबर लाइक यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर को प्लस हाफ बोल दें तो इसका मतलब ये अप डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन हो गया, या माइनस हाफ बोल दें तो ये डाउन डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन होगा. वो ऐसा कुछ It's not specified. हाँ. It's not respectively. Sir, and in the energy of orbitals, does the shielding effect have a role to play? हाँ हाँ, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता ही है ना, तो दैट इज व्हाट वी हैव टेकन इनटू अकाउंट एंड टॉक्ड अबाउट द n+l रूल. So कोई प्रोपोर्शनैलिटी है क्या, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड एनर्जी में? हाँ हाँ रहता है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे. एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर आएगा, उसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, ऑलराइट, बोलो मानव. So what does the S stand for? Like its value is half, but is it like a different quantum number or is it just like a constant? It's just a constant over here. Fine, sir. And sir, so the S orbital doesn't have any angular momentum, but the electron is still revolving around the nucleus, right? Orbital angular momentum नहीं है. Okay, but it still has this spin angular momentum, which is why it's revolving around the nucleus. No, so okay, आपने multiple statements एक साथ connect कर दिए. Does the s orbital electron have orbital angular momentum? The answer is 0. Okay. Does the s electron have spin angular momentum? The answer is yes, and then you can use this formula to get its magnitude. ठीक है? Fine, sir. Then how do I visualize it? The answer is can't. Can't visualize. So both angular momentums cannot be visualized, orbital and spin. No. Okay, sir. And so in that experiment, why were the atoms getting deflected if they were electrically neutral? So that is what I said, na, that magnetism जो है, ठीक है, that arises because of charge in motion, right? So there is electron present around the nucleus, ठीक है, which is causing this motion, which is leading to this magnetic response. ठीक है, and ऐसा नहीं है ना, मतलब जैसे for example you have say a bar magnet, it isn't charged but it is still showing magnetic nature, right? Yeah. So
electrical charge and neutrality isn't a prerequisite for magnetic behavior. Okay, so even though the atom is electrically neutral, it still show magnetic properties. Yeah. Okay, sir. Thank you. सर एक और क्वेश्चन था. नहीं, पहले मीत को बोलने दो. ओके. वो एंगुलर मोमेंटम 0 आया ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. तो सर हमें वो कैसे पता चला कि अगर एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं होता तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होता? कैसे पता चला? मतलब हमारे सामने एक्सपेरिमेंट में डिफ्लेक्ट हो रहा है ना. आपने बोला था ना कि इफ एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज नॉट 0, then it would have gone in the same path. It wouldn't have deflected. हाँ, it wouldn't have deflected. तब डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ? But deflect हुआ इसलिए तो हमें पता पड़ा कि there is something else also. क्यों नहीं होता सर? नहीं होता तो फिर हम लोग ये प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बात कर रहे होते. Then the explanation would have come from the orbital angular momentum only. हुआ इसीलिए था ना ये स्पिन. हाँ. ओके. बोलो आदर्श. So how is the spin angular momentum basically generated? नहीं विजुअलाइज नहीं करा पाएंगे ना. That is what I said. Can't visualize. बोलो राजदीप. Yes, sir. Sir, what do we have to exactly remember in the spin quantum number section? जो मैंने येलो में हाईलाइट करा हुआ है. Will you send that highlighted part in notes? Yeah, of course. ये नोट्स में आएगा ना पूरा. Thank you, sir. बोलो रीसा. So the total angular momentum of the electron will be the sum of orbital angular momentum and the spin angular momentum. Vector sum. Yes. Okay, sir. Thank you. बोलो अगम. So the JEE advanced question that you had asked, could you explain the options that were given, the first three? हाँ बोलो ना, कौन सा ऑप्शन? तो वो थर्ड वाला मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया. हाँ, तो जब हम लोगों को ये स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पता पड़ा, राइट, तो इसके बारे में हमें कैसे पता पड़ा? We understood this spin quantum number because of the response of these electrons or these single electron atoms in an external magnetic field. Yes. Right. तो ये जो वर्ड है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट जो वर्ड है, ये आप वैसे तो फिजिक्स में पढ़ोगे इन रोटेशनल मोशन चैप्टर, बट इसका एकदम लेमैन एक्सप्लेनेशन या लेमैन जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो ये होगी, व्हाट डज मैग्नेटिक मोमेंट मीन? इट इज अ रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. So when this electron was responding to an external magnetic field, what we found out was that it got deflected in only two possible ways, either up or down. Yes. So that was what the spin state or this spin quantum number described. Okay, but the word respectively made this option incorrect because like plus half and minus half isn't respectively up and down. It could be anything. Okay, sir. Thank you. Okay. Bolo Ananya. So if you go by the definition of intrinsic spin quantum number, intrinsic means basic, right? But if it's not the electron spinning about its own axis, then like what is the definition of spin quantum number? Like what's happening there exactly? So वही तो मैंने आपको बताया that intrinsic word is a very I should say a tricky word which is used by the textbooks. Okay, if you read any standard textbook now, they just call this angular momentum is because of an intrinsic spin associated with the electron. Now, what do I mean by intrinsic spin? Can you help me visualize it? There is no answer to it. Okay, some books do go ahead and like describe this as an electron spinning about its own axis in a clockwise or an anti-clockwise direction. Okay, even for that matter, even in our NCERT, that is also the like simpler understanding for students to be कि हाँ ठीक है, मतलब
आपको जे एडवांस की तैयारी नहीं करनी है, आपको चीजें सिंपल रखनी है अपनी लाइफ में, तो आप ऐसे सोच लो, ठीक है। फिर जब बड़े होगे, बाद में मैच्योरिटी आएगी तो देख लेंगे, ठीक है। बट अभी अच्छा। आप कैसा जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू कीप यू इन दैट। So sir, right now it's just for numerical purposes, right? हाँ, Okay, sir. Thank you. ठीक है। सर मतलब ये स्पिन हो भी नहीं भी हो सकता है, पर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मैच करती है, इसीलिए खाली सा कॉन्सेप्ट है ना। हाँ हाँ, मतलब इसको नाम स्पिन दे दिया है। ओके सर। सर लेकिन विजुअलाइज नहीं कर सकते तो स्पिन क्यों दिया, मतलब कुछ और भी तो दे सकते। उसके पहले यही थॉट था ना, दैट मे बी इट इज बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो मतलब बिफोर वेरीफाइंग फॉर दैट इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग उन्होंने पहले से ही नाम दे रखा था। हाँ हाँ हाँ, बिकॉज दैट वाज द थॉट प्रोसेस की इसी वजह से हो रहा होगा। Although calculations and computations happened later to negate that visualization, but this is a reality, like this is it in front of you. अब उसका नाम फिर उन्होंने बोला कि क्या करेंगे चेंज करके, लेट इट बी, उसको थोड़ा सा उन्होंने वो बना दिया कि लेट अस बी यू नो बिट मोर टेक्निकली करेक्ट। एंड इफ यू वुड नोटिस देन जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती है उनमें ऐसे इंट्रिंसिक स्पिन वर्ड यूज करने लग जाता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी तो बोल सकते हैं ना, मतलब ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन कम करने के लिए। ठीक है ना, अभी तुम्हें नहीं करना, तुम चलो एक लाइक झंडा लेके खड़े हो जाओ, हमारी मांगे पूरी करो। We don't accept this term, ठीक है। चलो, all right, let me close the session now. I have another lecture after this at 10 o'clock. आप लोग भी resume करो, ठीक है। You also Bye sir. चलो, take care, bye bye। बाय सर।